Hello students, we are going to start part number 5, chapter number 6, 8th class science. चैप्टर नेम इज़ कम्बशन एंड फ्लेम. इससे पहले वीडियोस के अंदर हम सारा डिस्कस कर चुके हैं. कम्बशन क्या है, कितने टाइप का है, और जो हमारा फ्लेम है वो क्या है, और फ्लेम के कौन कौन से कलर्स होते हैं, तो वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वीडियोस के अंदर आप जाके उनको देख सकते हैं. अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अ फ्यूल. फ्यूल क्या है? फ्यूल को हम हिंदी में बोलते हैं ईंधन. तो फ्यूल क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसको जलाने के बाद क्या रिलीज़ हो, हीट एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं. जैसे कि आपको पता ही होगा, हम घर पे क्या यूज़ करते हैं? वुड यूज़ करते हैं, काउडंग केक यूज़ करते हैं, एलपीजी यूज़ करते हैं, कैरोसिन यूज़ करते हैं. तो वो सारे सब्सटेंस क्या हैं? आपके फ्यूल हैं. इंडस्ट्रीज़ के अंदर जैसे कि हम चारकोल यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, तो ये सारे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? फ्यूल कहलाते हैं. अब फ्यूल को हम गुड फ्यूल कब बोल सकते हैं? फ्यूल तो हमने बोल दिया, जैसे लकड़ी है और एलपीजी है. फ्यूल तो दोनों ही है हमारे लिए, लेकिन जैसे कि आप जानते होंगे कि एलपीजी को हम ज़्यादा अच्छा फ्यूल मानते हैं वुड के कंपैरिजन में. तो एक गुड फ्यूल किसको बोला जाएगा? क्या क्या उसके करैक्टरिस्टिक होते हैं गुड फ्यूल के? तो वो देखिए अभी यहाँ से. सबसे पहले है आपका रेडली अवेलेबल, मतलब जो हमें आसानी से मिल जाए, उस फ्यूल को हम क्या बोलते हैं? गुड फ्यूल. इट इज़ चीप. चीप होता है सस्ता, जो ख़रीदने में क्या हो? सस्ता हो, मतलब जिसके लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्च ना करना पड़े. इट बर्न्स ईजिली इन द एयर एट द मॉडरेट रेट, और ये आसानी से क्या कर सके, इसको जलाने में हमें कोई दिक्कत ना हो, आराम से ये जल पाए. और जलने का जो रेट है वो क्या होना चाहिए? मॉडरेट, मतलब एकदम से पूरा का पूरा फ्यूल नहीं जलना चाहिए हमारा, धीरे धीरे करके हमारा फ्लेम जो मॉडरेट है, मॉडरेट रेट से बर्न होना चाहिए हमारा फ्यूल. इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और इससे क्या प्रोड्यूस होनी चाहिए? हमारी हीट एनर्जी, क्योंकि फ्यूल का यूज़ ही क्या है? हीट एनर्जी निकालनी है हमें वहाँ से. तो इससे एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो उसके अमाउंट पे क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए. इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, इससे कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस पीछे नहीं बचना चाहिए. जैसे कि हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या बचती है? राख बचती है हमारे पास, और कुछ एक पोल्यूटेंट्स हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स हो जाते हैं. लेकिन जब हम एलपीजी को बंद करते हैं तो उसके अंदर किसी तरह की कोई राख वगैरह या फिर कोई भी पोल्यूटेंट्स की फॉर्मेशन नहीं होती. तो वुड के कंपैरिजन में हमारे लिए जो एलपीजी है वो क्या है? एक गुड फ्यूल है. There is probably no fuel that could be considered an ideal fuel. हमारे पास कोई भी फ्यूल ऐसा नहीं है जिसको हम क्या बोल सके? आइडियल बोल सके. आइडियल का मतलब है जिसके अंदर ये सारी कंडीशंस हो जो गुड फ्यूल के अंदर होती है. अगर हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे? आइडियल फ्यूल. किसी ना फ्यूल के अंदर कोई ना कोई तो लिमिटेशन ज़रूर होगी. किसी को स्टोर करना मुश्किल है, जैसे कि आप लगा लीजिए आपकी एलपीजी और वुड है. एलपीजी को क्या है? डेंजरस है उसको स्टोर करना घर पे, लेकिन वुड को क्या आप आराम से रख सकते हैं. तो किसी न किसी फ्यूल की कोई ना कोई लिमिटेशंस आपको देखने को ज़रूर मिलेगी. फ्यूल डिफर इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर दैन अदर. आपको पता ही है कि जो फ्यूल्स हैं वो कॉस्ट के अंदर क्या करते हैं? डिफ़र होते हैं. जैसे कि डीजल और पेट्रोल में से पेट्रोल क्या आपका महंगा है, डीजल सस्ता है. तो ये क्या है? कॉस्ट के अंदर डिफरेंस है. मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल फैमिलियर टू यू. आपको क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है जिन जिन फ्यूल्स के बारे में आप जानते हैं, और उसको आपको ग्रुप बना के लिखना है. सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस फ्यूल की कौन कौन से फ्यूल आपके सराउंडिंग में जो आपने ऑब्जर्व किए हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, कौन से फ्यूल लिक्विड स्टेट के अंदर है, और कौन से फ्यूल हमारे गैशियस स्टेट के अंदर है. टेबल बना के आपको लिखना है इसके बारे में. जैसे कि आपको टेबल दी गई है 6.3, तो 6.3 के अंदर देखिए एक आपको एग्जांपल दिया गया है सॉलिड फ्यूल का, वो क्या है? कोल है. लिक्विड फ्यूल का आपको एग्जांपल दे दिया कैरोसिन ऑयल, और गैशियस फ्यूल का एग्जांपल आपको दे दिया नेचुरल गैस. तो आपको सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसियस फ्यूल को खुद से यहाँ पे फिल करना है. अभी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से खुद से फिल करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फ्यूल. उसके थोड़ी देर बाद मैं अभी आपको करवाती हूँ इसको फिल. आप पॉज कर लें और फिल करें. होप आप कर चुके होंगे इसको. तो अभी देखिए सॉलिड फ्यूल के और एग्जांपल, जैसे कि है हमारा वुड हो गया, वो भी क्या है? सॉलिड फ्यूल. काउडंग केक हो गया, काउडंग केक, वो भी क्या है? हमारा सॉलिड फ्यूल. लिक्विड फ्यूल में जैसे कि डीजल हो गया है, हमारी यहाँ पे पेट्रोल हो गया है, ये कैसे फ्यूल हैं? लिक्विड फ्यूल. गैशियस फ्यूल में जैसे कि नेचुरल गैस होती है आपकी सीएनजी, एलपीजी हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, तो ये भी सारे क्या हैं? हमारे गैशियस फ्यूल. तो इस तरह से आप, अगर आपको और कोई एग्जांपल्स पता है तो आप उनको फिल कर लेंगे. नेक्स्ट देखिए
फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब फ्यूल की क्षमता कितनी है, उससे कितनी हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल की एफिशिएंसी। जैसे कि आपको बोल दिया गया है कि आपको ना बॉयल करना है, कुछ एक क्वांटिटी आपको वाटर की दे दी गई है, आपको पानी को बॉयल करने के लिए आपको यूज़ करना है काऊ डंग, कोल यूज़ करना है, एलपीजी यूज़ करना है। विच फूड वुड यू प्रेफर, कौन से फ्यूल को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, रीज़न बताइए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या ये तीनों के तीनों जो फ्यूल हैं हमारे, इनकी जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ होगी क्या वो सेम होगी। उसी के बेस पे यहाँ पे नाम दिया गया है कैलोरीफिक वैल्यू। मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म देखिए क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है, कैलोरी, कैलोरी से नाम समझिए आप। कैलोरी क्या होता है, हीट एनर्जी को मापने की यूनिट है। हीट एनर्जी को मापने की यूनिट क्या है, कैलोरी है। जैसे कि हम किसी मास को किलोग्राम में मापते हैं, जैसे दूध वगैरह को हम लीटर में मापते हैं, तो उसी तरह जो आपकी हीट एनर्जी है उसको मापने की यूनिट क्या है, कैलोरी है। तो उसी के बेस पे नाम रख दिया गया है कैलोरीफिक वैल्यू। होती क्या है कैलोरीफिक वैल्यू, जैसे आपको ले लेना है 1 किलोग्राम, आपको वुड ले लेनी है, 1 किलोग्राम आपको ले लेना है काऊ डंग केक, और 1 किलोग्राम ले लेनी है आपको कोल ले लेना है, और 1 किलोग्राम आपको ले लेनी है एलपीजी गैस और सीएनजी गैस ले लेनी है। उनको क्या करना है, कंप्लीट उनको बर्न करना है, और उनसे जो हीट एनर्जी निकलती है उसको कैलकुलेट करना है। तो आपको जो हीट एनर्जी है जो रिलीज़ हुई है 1 किलोग्राम फ्यूल से, उसके अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कुछ फ्यूल ऐसे हैं जिससे हीट एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, कुछ एक फ्यूल ऐसे हैं जिनसे हीट एनर्जी क्या रिलीज़ होगी, कम रिलीज़ होगी। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज़ होती है 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने से, उसको क्या बोलते हैं, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। दोबारा से बता देती हूँ, 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करना है, कम्प्लीटली बर्न करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब उसको बर्न करते हैं तो उस टाइम पे कितनी हीट एनर्जी रिलीज़ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। यूनिट क्या है कैलोरीफिक वैल्यू को मापने की, यूनिट है इसकी किलोग्राम पर किलो कैलोरी। देखिए आप देखिए, इसको क्या बोलते हैं, किलो जूल पर किलोग्राम। तो किलो जूल क्या है, आपकी यूनिट है किसको मापने की, हीट एनर्जी को मापने की, पर किलोग्राम, क्योंकि हम यहाँ पे कितनी अमाउंट ले रहे हैं फ्यूल की, 1 ही किलोग्राम के अंदर देख रहे हैं ना कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जो आप यहाँ पे जूल देख पा रहे हो, जूल क्या है, जूल इज़ ऑल्सो द यूनिट टू मेज़र द हीट एनर्जी। जूल से भी हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी को मापते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट है आपकी किलो जूल पर किलोग्राम। लिखेंगे कैसे इसको, किलो जूल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैश को पर, और ये क्या है किलोग्राम। पर किलोग्राम कितनी किलो जूल हीट एनर्जी रिलीज़ हुई है, उसको हम क्या बोल देंगे, कैलोरीफिक वैल्यू। अभी एक टेबल से आप चेक कीजिएगा कि कौन से फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, किस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है। और जो फ्यूल की अमाउंट है वो हमने कितनी रखी है, 1 किलोग्राम ही फ्यूल लिया है हमने। सबसे पहले आप देखिए काऊ डंग केक, काऊ डंग केक की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 6000 से लेकर 8000 तक, ये सबसे कम है हमारी कैलोरीफिक वैल्यू। उसके बाद आपका है वुड, वुड की कितनी है, 17000 से लेकर 22000। कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, 25000 से लेकर 33000। पेट्रोल की, केरोसिन की, डीजल की, इन तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, सेम है। कितनी है, 45,000, 45,000 है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। उसके बाद है आपका मीथेन गैस। मीथेन गैस आपने बायोगैस के बारे में सुना होगा, उसके अंदर बनती है आपकी मीथेन गैस। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है आपकी, 50,000। सीएनजी के भी 50,000 है। उसके बाद जो आप घरों पे यूज़ करते हो गैस एलपीजी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 55,000। बायोगैस की 35,000 से 40,000। हाइड्रोजन की 1,50,000। तो आप इस टेबल के अंदर चेक कीजिए कि सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कौन से फ्यूल की है। सबसे लास्ट में जो लिखा हुआ है हाइड्रोजन फ्यूल, और जो सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू है वो कौन से फ्यूल की है, वो है आपका काऊ डंग केक। तो मतलब 1 किलो अगर हम फ्यूल जला रहे हैं तो उनसे इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। अब उसके बाद जो भी हम फ्यूल्स बर्न करते हैं, हीट एनर्जी तो मिलती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के लिए वो क्या करते हैं, काफ़ी कुछ नुकसान करते हैं।
तो उनके हमारे एनवायरनमेंट पे क्या नुकसान है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या फ्यूल्स बोल सकते हो आप। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। जैसे कि आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हम क्या करना शुरू कर दिया, हमने अपना इंडिविजुअल जो व्हीकल है उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। तो उससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। तो क्या क्या नुकसान हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले आपका कार्बन फ्यूल। कार्बन फ्यूल मतलब जिन फ्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। लकड़ी के अंदर कार्बन है, कोल के अंदर कार्बन है, पेट्रोलियम के अंदर कार्बन है। जब भी ये कार्बन वाले फ्यूल जलते हैं तो इनसे क्या निकलता है, कुछ एक अनबर्न्ड कार्बन, जो बिना जला हुआ कार्बन है वो इनसे वो रिलीज होता है। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट। और जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है वो क्या है, बहुत ही डेंजरस पोल्यूटेंट है। पोल्यूटेंट मतलब क्या होता है, जो प्रदूषण करते हैं, और जिसकी वजह से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, सांस से रिलेटेड बीमारी, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़। जैसे कि नाम क्या है बीमारी का, अस्थमा। अस्थमा होता है आपका जो दमे की बीमारी है, उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जब इन फ्यूल्स का हम क्या करवाते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन करवाते हैं, मतलब जब ये फ्यूल जलते हैं अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम है तो कैसा कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन। तो उस टाइम पे इनसे क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये गैस क्या है, काफ़ी पॉइजनस गैस है। कैसी गैस है ये, पॉइजनस गैस है, और जो कि क्या करेगी, हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगी। और आपने सुना भी होगा, अगर मान लिया हमने किसी रूम के अंदर कोल डाल दी, मतलब वो ले लिया, अंगीठी ले लिया, और अंगीठी के अंदर हमने क्या डाल दिया है, कोयला डाल दिया है, उसको हमने बंद कर दिया है। तो अगर हम उस रूम के अंदर सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेंगे तो उस रूम के अंदर क्या बन जाएगी, बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन जाएगी, और जो कि क्या कर सकती है, उस रूम के अंदर जितने भी ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट हैं सभी को क्या कर सकती है, किल कर सकती है। तो इस तरह के रूम के अंदर सोना, जहाँ पे जलती हुई अंगीठी रखी गई है और जिसके अंदर कोल बर्न कर रहा है, तो वो क्या होगा, हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बूजो क्या पूछ रहा है यहाँ से, ओह सो डैट इज़ वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन द रूम वाइल बर्निंग ऑन स्मल्डरिंग कोल फायर इन इट। तो हम यहाँ से क्या सीख पाए इस सेकंड पॉइंट से, कि हमें कभी भी इस तरह के रूम के अंदर नहीं सोना चाहिए जहाँ पे अंगीठी के अंदर क्या जलाया जा रहा है, कोल जलाया जा रहा है। थर्ड है आपका कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एनवायरनमेंट। जब हम कंबशन करते हैं फ्यूल्स का तो उनसे कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, हमारी अर्थ के ऊपर किसको बढ़ा रही है, ये टेम्परेचर को बढ़ा रही है, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ के टेम्परेचर बढ़ने को ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोला जाता है उसको, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन देखिए, इट इज़ अ टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर, ये राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जो हमारा टेम्परेचर है उसका क्या होना, बढ़ना। These result among other things in the melting of the polar glaciers which leads to rise in the sea level। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर अर्थ का टेम्परेचर ऐसे ही लगातार बढ़ता जाएगा तो जो भी हमारे ग्लेशियर्स हैं जहाँ पे बर्फ़ वगैरह है हमारा, वो सारे क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और जो सी लेवल है वहाँ पे वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोजिंग फ्लड इन द कोस्टल एरियाज़। और सी लेवल के जो आसपास वाले जो एरिया होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोस्टल एरिया। जो समुद्र के आसपास का जो एरिया है ना, उसको क्या बोला जाता है, कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया के अंदर क्या होगा, बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर कंटिन्यू ऐसे ही हमारा टेम्परेचर राइज़ करता रहा तो वो टाइम दूर नहीं है जब हमारे पूरे के पूरे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो पानी के अंदर डूब जाएंगे, परमानेंटली डूब जाएंगे वो, अगर ऐसे ही अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता गया तो। नेक्स्ट है उसके बाद आपका बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब भी हम कोल को और डीजल को बर्न करते हैं तो उनसे कौन सी गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फॉर्मूला क्या है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का, SO2। और जब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है ये काफ़ी सफोकेटिंग है। सफोकेटिंग मतलब अगर ये रूम के अंदर ये गैस है ना तो हमें सांस ही नहीं आएगा उस रूम के अंदर, हमारा दम क्या हो जाएगा, घुटना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं सफोकेटिंग। एंड कोरोसिव गैस, कोरोसिव का मतलब है जो भी सब्सटेंस इसके कॉन्टैक्ट में आएगा उसको क्या कर देगी, ये डैमेज कर देगी, उसको बोलते हैं हम कोरोसिव।
मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैशियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और जो हमारे पेट्रोल से चलने वाले जो इंजन है उनके अंदर क्या होता है, कुछ एक नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स बनते हैं। तो कुछ हमारे सल्फ़र के ऑक्साइड हो गए, कुछ हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का NO2। और जब भी ये सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं, एसिड रेन, क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। और जो एसिड बारिश के साथ हमारे अर्थ पे ऊपर आता है वो क्या करता है, जो भी हमारी बिल्डिंग है जैसे ताजमहल वगैरह है, जो फर्श वगैरह है, जो पत्थर है, उसको क्या कर देते हैं, ये ख़राब कर देते हैं। और जिन फसलों के ऊपर गिरती है एसिड रेन, फसलों को भी क्या कर देती है, ये डैमेज कर देती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए ऐसा फ्यूल जिसके अंदर से सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ना बने। और वो फ्यूल कौन सा है, जानते भी होंगे उसको आप, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्योंकि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उससे जो पोल्यूटेंट निकलते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द पेट्रोल डीजल। CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल। CNG को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह का कैसा फ्यूल है, ये क्लीन फ्यूल है। इसके बाद नेक्स्ट हम आपका है यहाँ पे व्हाट यू हैव लर्न्स और कीवर्ड्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप, और व्हाट यू हैव लर्न को भी आप एक बार चेक कर लेंगे। ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है पूरा ये चैप्टर का। अभी यहाँ से एक टॉपिक बच गया था हमारा डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, इसको भी कर लेते हैं हम। For centuries wood are used as a domestic and industrial fuel। काफ़ी लंबे टाइम तक, काफ़ी सदियों तक हम लकड़ी को क्या करते आए हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ करते आए हैं और डोमेस्टिक भी यूज़ करते आए हैं। बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोल। लेकिन अब इसको किससे रिप्लेस कर दिया गया है, कोल से रिप्लेस कर दिया गया है, LPG से रिप्लेस कर दिया गया है। In many rural part of our country, people still use wood as a fuel because of its easily availability and low cost। जो हमारे गांव वाले जो ज़्यादातर एरिया है वहाँ पे अभी भी क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं वहाँ पे वुड को एज अ फ्यूल। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आराम से उनको ये फ्यूल मिल जाता है और इसका जो कॉस्ट है वो भी क्या है, काफ़ी कम है। लेकिन जब इस फ्यूल को हम बर्न करते हैं, वुड को जब हम बर्न करते हैं तो बहुत ज़्यादा इससे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, जो कि क्या है, हम सभी के लिए क्या है, बहुत ही नुकसानदायक है। इट कोजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इससे क्या होगा, हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी, मतलब सांस से रिलेटेड बीमारियाँ हो जाएंगी। Also trees provide us useful substances which are lost when wood is used as a fuel। ट्रीज से हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे यूज़फुल सब्सटेंस मिलते हैं जो कि लॉस्ट हो जाएंगे अगर हम वुड को क्या करते रहे, एज अ फ्यूल यूज़ करते रहे। मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। जब हम प्लांट्स को कट करते हैं अपने यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। कीवर्ड के अंदर है आपका डिफॉरेस्टेशन, तो वहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ द फॉरेस्ट विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, जो कि क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। किसको कट करना, ट्रीज़ को कट